नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। जी। एक ऐसी कहानी के लिए जो साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की एक अटूट भावना से जुड़ी है। बिल्कुल। ये कहानी है मेवाड़ के महाराणा प्रताप की। उन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगल साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्स है, वो 1576 के मशहूर हल्दी घाटी युद्ध और प्रताप के लंबे संघर्ष पर ही केंद्रित है। जी हाँ। तो चलिए मेवाड़ की उन पहाड़ियों में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस टकराव के असल मायने क्या थे। सम्मान की कीमत वहां शायद जिंदगी से भी ज्यादा थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक लड़ाई का ब्यौरा नहीं है। हाँ। ये अपने आप में एक प्रतीक बन गया है। मतलब अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी आज़ादी को बनाए रखने की जिद का। सही। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि सदियों पहले हुई ये भिड़ंत आज भी हमारे मन में इतनी जीवंत क्यों है। इसकी गूंज हमें आज भी क्यों सुनाई देती है। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, ये तो मूल्यों और सिद्धांतों की टक्कर थी। हाँ, तो उस दौर को थोड़ा और समझ लेते हैं। 16वीं सदी का बाद का हिस्सा था। सम्राट अकबर। जी। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। राजपूताना समेत भारत का एक बड़ा हिस्सा या तो सीधे मुगल कंट्रोल में था, हाँ, आ चुका था, या फिर वहां के राजाओं ने संधि कर ली थी, अधीनता मान ली थी। एक तरह से प्रैक्टिकल फैसला था कई लोगों के लिए। बिल्कुल। ये एक राजनीतिक सच्चाई थी जिससे कई राज्य समझौता कर रहे थे। लेकिन जैसा हमें पता चलता है, एक राज्य था जो अलग खड़ा था, मेवाड़। मेवाड़, हाँ। और उसके शासक थे महाराणा प्रताप, उदय सिंह द्वितीय के पुत्र। और ये समझना जरूरी है कि कई राजपूत राजाओं का मुगलों से संधि करना सिर्फ कायरता या कमजोरी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार ये एक बहुत सोचा समझा एक रणनीतिक कदम भी था। इससे वो अपने राज्यों में शांति, स्थिरता बनाए रख सकते थे। हाँ। अकबर की नीति भी सिर्फ जीतने की नहीं थी, बल्कि जोड़ने की भी थी। वो स्थानीय शासकों को एक सम्मानजनक जगह देने की कोशिश करते थे अपनी व्यवस्था में। सही कहा। लेकिन मेवाड़ का मामला कुछ अलग था। सोर्स इशारा करता है कि उनके लिए स्वतंत्रता का जो मूल्य था वो इन समझौतों से कहीं ज्यादा बड़ा था। हाँ, सोर्स में इस बात पर जोर है कि महाराणा प्रताप ने अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखा। अकबर जो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक बहुत चतुर डिप्लोमेट भी थे। बिल्कुल। उन्होंने सीधे टकराव से पहले शांति के कई प्रयास किए, कई दूत भेजे गए। जी, कई बार कोशिशें हुई। राजा मान सिंह जैसे बड़े लोग भी शामिल थे उनमें। मकसद था मेवाड़ को मुगल सिस्टम में शामिल करना, शायद कुछ खास रियायतों के साथ। हाँ, कुछ शर्तें मानकर। लेकिन प्रताप का जवाब बिल्कुल साफ था, अधीनता स्वीकार नहीं। और बस यहीं से वो रास्ता बना जिसने हल्दी घाटी के युद्ध तक पहुंचाया। गहरा विश्लेषण जरूरी है। जैसा कि सोर्स में संकेत मिलता है, ये केवल राजनीतिक आजादी का सवाल नहीं था। नहीं, ये उनकी सदियों पुरानी वंशावली, उनके पुरखों के बलिदान, वो राजपूती आन बान शान जिसे कहते हैं, हाँ, वो गौरव, और उनकी सांस्कृतिक पहचान सबसे जुड़ा मामला था। उस समय का इतना विशाल और जिसे लगभग अपराजय समझा जाता था, वो मुगल साम्राज्य। हाँ, बहुत बड़ी ताकत थी। उसके सामने अकेले खड़े होने का फैसला लेना ये अपने आप में एक असाधारण संकल्प था। ये सिर्फ एक राजा का फैसला नहीं था, बल्कि मेवाड़ की उस भावना का प्रतीक था जिसे शायद सोर्स सम्मान जीवन से बढ़कर कह रहा है। चलिए अब उस दिन पर आते हैं जिसने इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। 18 जून 1576। हल्दी घाटी। जगह थी हल्दी घाटी, अरावली पहाड़ों के बीच एक संकरा सा दर्रा। कहते हैं वहां की मिट्टी पीली है, इसलिए हल्दी घाटी। जी। एक तरफ थी मुगल सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे आमीर के राजा मान सिंह। वो खुद एक कछवाहा राजपूत थे और अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे। हाँ, उनके साथ आसफ खान जैसे अनुभवी लोग भी थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। उनकी सेना छोटी थी, अपेक्षाकृत, लेकिन जोशीली थी, और उसमें भील योद्धाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हाँ, भीलों का साथ बहुत अहम था। हाँ। यहाँ ये युद्ध के मैदान का चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण था। हल्दी घाटी का संकरा दर्रा। हाँ। क्यों? सोर्स बताता है कि राजपूत सेना संख्या में बहुत कम थी। मुगलों के पास न केवल ज्यादा सैनिक थे, बल्कि बेहतर तोपें थीं, संसाधन थे। अच्छा। ऐसे में एक संकरे दर्रे में लड़ने का फैसला ये शायद एक सोची समझी रणनीति थी। इससे होता ये कि मुगलों की जो विशाल सेना थी वो पूरी तरह से फैल नहीं पाती। अच्छा, मतलब उनकी संख्या का फायदा कम हो जाता। हाँ। और राजपूतों का जो पारंपरिक युद्ध कौशल था, जी जी। मतलब नजदीकी लड़ाई, वीरता भरे हमले, हाँ। उसका असर बढ़ जाता।
समझ गया। और लड़ाई के बिल्कुल बीच में थे स्वयं महाराणा प्रताप। जी। सोर्स उनके शौर्य का जिक्र करता है कैसे वो अपने प्यारे घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन सेना के बीच घुस गए। वो सीन तो आज भी लोक कथाओं में है, जब चेतक ने मानसिंह के हाथी पर अपने अगले पैर टिका दिए थे। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध घटना है। ताकि प्रताप अपने भाले से वार कर सकें। निशाना चूक गया, मानसिंह होदे में झुककर बच गए, लेकिन ये घटना प्रताप के अदम्य साहस का प्रतीक बन गई। वो सीधे दुश्मन के लीडर को चैलेंज कर रहे थे। बिल्कुल। और चेतक की ये छलांग, ये सिर्फ एक युद्ध का पल नहीं है, ये वफादारी का, असाधारण वीरता का और शायद उस संघर्ष के बहुत ही व्यक्तिगत पहलू का एक शक्तिशाली प्रतीक है। सही। ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं थी, बल्कि ये दो व्यक्तियों, दो विचारधाराओं, दो ताकतों का सीधा टकराव भी थी। हालांकि सोर्स ये भी साफ करता है कि हालात मेवाड़ की सेना के लिए कितने मुश्किल थे। हाँ। इस वाली बात, मतलब भारी बाधाएं, मुगलों की संख्या और संगठन के सामने राजपूतों का टिकना मुश्किल होता जा रहा था। लड़ाई बहुत भयानक थी। कहते हैं गर्मी बहुत ज्यादा थी और उस संकरी घाटी में जैसे खून पसीना एक हो गया था। जी। कई महान राजपूत योद्धा जैसे झालामान, जिन्होंने मुश्किल वक्त में प्रताप का छत्र धारण करके उन्हें बचाया था, वो शहीद हो गए। हाँ, उनका बलिदान बहुत महत्वपूर्ण था। और फिर चेतक की कहानी। सोर्स बताता है कि मानसिंह के हाथी पर कूदने की कोशिश में या लड़ाई के दौरान ही वो बुरी तरह घायल हो गया था। इसके बावजूद वो अपने स्वामी को, प्रताप को, युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकालकर कुछ दूर ले गया और फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये उस दिन की त्रासदी और वीरता का एक बहुत ही मार्मिक पहलू है। चेतक का बलिदान सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं है, इसे स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। एक घायल जानवर का अपने सवार की जान बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करना, ये उस गहरे बंधन को दिखाता है जो शायद उस जमाने में योद्धा और उसके घोड़े के बीच होता था। ये घटना युद्ध की क्रूरता के बीच भी एक भावनात्मक ऊंचाई देती है। अब युद्ध के बाद क्या हुआ, इस पर आते हैं। सोर्स के मुताबिक युद्ध के मैदान पर टेक्निकली मुगलों का कंट्रोल हुआ। जी। उन्होंने गोगुंदा जैसे कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन उनका जो मुख्य मकसद था, महाराणा प्रताप को पकड़ना या उन्हें संधि के लिए मजबूर करना, वो अधूरा रह गया। हाँ, वो पूरा नहीं हुआ। प्रताप युद्ध भूमि से निकलने में कामयाब रहे। और यहीं आकर जीत और हार की जो पारंपरिक परिभाषाएं हैं, वो थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं। सही कह रही हैं आप। क्या इसे मुगलों की निर्णायक जीत कहा जा सकता है जब उनका असली लक्ष्य हासिल ही नहीं हुआ? हाँ, ये सवाल तो बनता है। क्या युद्ध क्षेत्र पे कब्जा कर लेना ही जीत है, या विरोधी के हौसले को तोड़ देना असली जीत होती है? सोर्स इशारा करता है कि प्रताप भले युद्ध क्षेत्र हार गए, पर उनका संकल्प नहीं टूटा था। वो हारे नहीं थे अंदर से। हाँ, वे पराजित नहीं हुए थे। बिल्कुल। महाराणा प्रताप ने अरावली की उन मुश्किल पहाड़ियों को अपना ठिकाना बना लिया। जी, दुर्गम इलाके थे वो। और वहां से उन्होंने एक नए तरह का युद्ध शुरू किया, छापामार युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर। हाँ। ये एक ऐसा संघर्ष था जो सालों तक चला। सोर्स बताता है कि प्रताप और उनके साथियों ने जंगलों में रह के बहुत कठिनाइयां झेली। बहुत मुश्किल जीवन था। कभी खाने की कमी, कभी रहने का ठिकाना नहीं, लगातार मुगल सेनाओं से बचते रहना। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी मुगल सत्ता के आगे सिर नहीं झुकाया। और प्रताप की ये छापामार रणनीति, ये गुरिल्ला वॉरफेयर, ये बेहद असरदार साबित हुई। कैसे? देखिए, वो इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते थे। स्थानीय लोगों का उन्हें समर्थन था, खासकर भील समुदाय का। हाँ, वो बहुत वफादार रहे। वो अचानक मुगल चौकियों पर हमला करते, उनकी सप्लाई लाइन काटते, रसद लूटते और फिर तेजी से पहाड़ों में गायब हो जाते। अच्छा। इस लगातार प्रतिरोध ने मुगलों को मेवाड़ में कभी पूरी तरह से चैन से बैठने नहीं दिया। ये उनकी सैन्य शक्ति को लगातार चुनौती देता रहा और उनके संसाधनों पर बोझ बना रहा। हम कह सकते हैं कि ये सैन्य हार के बाद भी प्रतिरोध की भावना को जिंदा रखने और शायद एक नैतिक विजय हासिल करने का तरीका था। और यही संघर्ष, यही कभी न हार मानने वाली भावना महाराणा प्रताप की असली विरासत बन गई। बिल्कुल। सोर्स इसी बात पर जोर देता है कि उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। उनकी महानता सिर्फ युद्ध जीतने या हारने में नहीं है, नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों, स्वतंत्रता, सम्मान, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के लिए मजबूती से खड़े रहने में, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। वो अकेले खड़े होने का साहस। हाँ, उनकी विरासत के कई पहलू हैं। वो मुगल विस्तारवाद के खिलाफ प्रतिरोध का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गए। वे राजपूत गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक बने, उस भावना के कि कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिनके लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है। सही। वे बलिदान के भी प्रतीक हैं, न केवल अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले योद्धाओं का,
बल्कि चेतक जैसे वफादार साथी का भी। हाँ, चेतक का नाम तो हमेशा साथ में आता है। हल्दी घाटी का मैदान आज सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि एक तीर्थ जैसा है जो याद दिलाता है कि आज़ादी और आत्मसम्मान जैसी जो अमूर्त चीजें हैं, उनका मूल्य सत्ता और साम्राज्य से कहीं ज्यादा हो सकता है। सोर्स के शब्द इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं। आज भी उनकी कहानी वीरता, बलिदान और राजपूत सम्मान के प्रतीक के रूप में जीवित है। जी। उनका जिक्र केवल इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। वो लोकगीतों में हैं, कहानियों में हैं, बच्चों की किताबों में हैं और लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि भावनाओं और प्रेरणाओं का भी स्रोत होता है। और ये हमें इस पर भी सोचने को मजबूर करता है कि इतिहास आखिरकार याद किसे रखता है और कैसे रखता है। ये दिलचस्प सवाल है। अक्सर किसी व्यक्ति का चरित्र, उसकी दृढ़ता, उसके मूल्य, उसकी हार न मानने वाली भावना, ये चीजें उसकी उस समय की सफलताओं या विफलताओं से ज्यादा मायने रखने लगती हैं। सही। महाराणा प्रताप को उनकी इसी अटूट भावना, इसी अदम्य इच्छा शक्ति के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी बताती है कि हार कर भी कैसे जीता जा सकता है, या कम से कम हार को स्वीकार करने से इनकार कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का ये पूरा किस्सा अपार शक्ति और संसाधनों के सामने एक व्यक्ति के अटूट साहस, दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम की कहानी है। जी बिल्कुल। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, साम्राज्य बनते हैं, बिगड़ते हैं, दुनिया के नक्शे बदलते रहते हैं। हाँ, ये सब अस्थायी है। लेकिन महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व का साहस और उनकी भावना समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती। उनकी वो अविनाशी, वो शाश्वत भावना आज भी जैसे मेवाड़ की हवाओं में महसूस की जा सकती है। और इस पूरी बातचीत से एक आखिरी सोचने वाला बिंदु उभरता है, जिस पर हमने शायद सीधे तौर पर ज्यादा बात नहीं की। अच्छा, क्या है वो? ये कहानी हमें इतिहास में जीत के असली मायने पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है। क्या जीत केवल जमीन पर कब्जा कर लेना है, या अपने सिद्धांतों पर अंत तक टिके रहना भी एक तरह की जीत है, भले ही उसका उस वक्त नतीजा कुछ भी रहा हो? बहुत गहरा सवाल है ये। महारानी प्रताप की गाथा हमें इसी जटिल सवाल पर सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हार में भी गरिमा कैसे बनाए रखी जा सकती है और सिद्धांतों की लड़ाई का मोल क्या होता है।